एक राज्य में एक राजा रहता था। वो राजा बहुत अजीब अजीब से फैसले अपनी जनता पर लागू करता था। कभी कहता था उल्टा चलो, कभी कहता था एक पैर पर चलो, तो कभी कहता था हाथ और पैर दोनों पर चलो। एक बार तो उसने ये फैसला सुना दिया, मेरे राज्य की सभी जनता से कह दो कि आज से उन्हें आधा धूप में और आधा छांव में चलना है, और जिसने भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। जनता उसका ये फैसला सुनकर बहुत हैरान हो गई। हमारा राजा तो पूरा पागल हो चुका है, उल्टे सीधे फैसले हम पर लागू करता रहता है। अब देखो क्या फैसला सुनाया है, कह रहा है आधा धूप में चलो और आधा छांव में। अरे उस पागल को ये तो बताओ कि ऊपर सूरज देवता बैठे हुए हैं जो अपना प्रकाश दुनिया भर में डाल रहे हैं, ऐसे में हम कैसे आधा छांव और आधा धूप में चल सकते हैं। तभी वहाँ एक समझदार आदमी आता है जो कि डिटेक्टिव जे के परदादा है, और वो उनसे कहते हैं, मेरे पास उसका एक उपाय है, क्यों ना तुम जालीदार छतरी बना लो, मतलब उसमें आधी धूप भी आएगी और आधी छांव भी। लोगों ने ऐसा ही किया और उन्होंने अपने अपने लिए जालीदार छतरी बना ली और उसे लेकर चलने लगे। उस छतरी में थोड़ी धूप आती थी और थोड़ी रुक जाती थी। तो अब आपको समझ आया कि डिटेक्टिव जे इतना समझदार क्यों है, क्योंकि वो अपने दादाजी पर गया है। पर वो राजा यहाँ भी नहीं रुका। जब उसने देखा कि उसकी जनता तो बहुत चालाक है, तो उसने एक और अटपटा सा फैसला सुनाया और अपनी जनता से कहा, ये रहा एक सिक्का, इससे तुम्हें कोई ऐसी चीज खरीदनी होगी जिससे मेरा कमरा पूरा भर जाए, जाओ अब। जनता फिर से परेशान हो गई और फिर वो सभी डिटेक्टिव जे के परदादा के पास गए। उन्होंने फिर उन्हें एक रास्ता बताया, तुम एक मोमबत्ती ले लो, उसके प्रकाश से पूरा कमरा भर जाएगा। लोगों ने ऐसा ही किया और वो राजा के पास उसके कमरे में गए और मोमबत्ती जला दी और मोमबत्ती के प्रकाश से पूरा कमरा भर गया। यहाँ भी राजा हार गया। एक दिन अचानक से राजा की तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत उसके करीब आ गई। तब राजा के 3 बेटे सामने आ गए और उन्होंने यमराज से कहा, हमारे पिताजी को मत लेकर जाओ, उन्हें छोड़ दो। इस पर यमराज कहता है, ठीक है, लेकिन कितने दिनों के लिए नहीं लेकर जाऊं? तो पहला बेटा कहता है, 100 साल के लिए मत लेकर जाओ। दूसरा वाला बेटा कहता है, जब मैं मर जाऊंगा तब आप लेकर चले जाना यमराज जी, पर अभी मत लेके जाओ मेरे पापा को। तीसरा बेटा कहता है, जब तक ये मोमबत्ती खत्म ना हो जाए तब तक मत लेकर जाना। आप बता सकते हैं तीनों बेटों में से कौन सा सबसे ज्यादा समझदार है? सोचिए और बताइए। तीसरा वाला बेटा बहुत समझदार है, क्योंकि उसने यमराज के जाते ही मोमबत्ती बुझा दी। इसका मतलब अब वो कभी खत्म नहीं होगी और न ही यमराज राजा को लेने आएगा। श्यामपुर नाम के शहर में टुनी अपने सास ससुर और पति कालू के साथ रहती थी। टुनी एक गांव की लड़की थी, इसलिए वो अपने सर पर हमेशा घूंघट किए रहती थी। घर में कोई भी आता जाता या कोई भी नहीं रहता, लेकिन वो फिर भी अपना घूंघट नहीं हटाती। एक दिन उसकी सास लूसी की दोस्त चंपा उससे मिलने आती है। अरे आओ चंपा आओ, बहुत दिनों बाद दिखी तुम, कहाँ थी अब तक? अरे लूसी, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं अपने भतीजे की शादी में गांव गई हुई थी, अभी अभी ही वापस आई हूँ। मैंने सुना तूने शादी कर ली अपने बेटे की, तो मैंने सोचा मुंह दिखाई कर आती हूँ बहू की, बुला तो अपनी बहू को। अरे टुनी बहू, पानी तो लाना जरा। टुनी एक गिलास में पानी लेकर आती है और चंपा को देती है, लेकिन चंपा उसे देखती है और कहती है, अरे लूसी, तेरी बहू हमेशा घूंघट ही करे रहती है क्या? अरे टुनी बहू, ये तो मेरी सहेली है, इसके सामने तुझे घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, हम इसलिए घूंघट नहीं करते हैं कि हमें किसी को अपना चेहरा दिखाना है या नहीं, बल्कि हम इसलिए घूंघट करते हैं क्योंकि हमारी माँ ने हमें यह संस्कार दिए हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि अपने से बड़ों से हमेशा घूंघट करके रहना और कभी अपना घूंघट नहीं हटाना। तो बस हम तो वही कर रहे हैं। अच्छा बहू, तेरी माँ ने तुझे यह नहीं सिखाया कि बाड़ों की बात भी मानते हैं? सिखाया है माँ जी, लेकिन हम अपना घूंघट नहीं हटाएंगे मतलब नहीं हटाएंगे। तभी कालू भी आकर टुनी से कहता है, टुनी आंटी खास तुमसे ही मिलने आई है, और अगर तुम ऐसी ही घूंघट में रही तो वो तुम्हें कैसे देख पाएंगी और तुमसे कैसे बात कर पाएंगी? अरे तो हमें कहाँ इनको हमसे बात करने से रोके हैं, बात कर सकती है, लेकिन हम अपना घूंघट नहीं हटाने वाले। अरे लूसी, बस बहुत हो गया। ऐसा क्या खास है तेरी बहू के चेहरे में जो वो किसी को दिखाने को तैयार ही नहीं है? शादी के बाद तो सभी बहुएं अपना चेहरा दिखा देती है, तेरी बहू में क्या हीरे मोती जड़े हैं? ऐसा कहकर गुस्से से चंपा वहां से चली जाती है।
और अब लूसी अपनी बहू को बहुत समझाती है कि वो अपना घूंघट हटा दे, लेकिन उसकी बहू टुनी किसी की नहीं सुनती। वो तो बस अपने घूंघट में हमेशा अपना चेहरा छिपाए रखती ही। अब तो लूसी टुनी का मजाक बनाने लगी थी। वो टुनी को देखकर गाना गाती थी। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना लगे आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। लेकिन टुनी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब वो रसोई में काम करती तो उसका पल्लू पीछे से जल जाता है और टुनी को पता नहीं चलता। लेकिन जब टुनी को पता चलता है तो उसका घूंघट काफी जल चुका था और वो उसे झपटते हुए बाहर आती है। उसका पति उसके घूंघट पर पानी डालता है और आग बुझ जाती है। और कर लो घूंघट, यह 4 इंच का या 4 फुट का, तुम पता नहीं कितना घूंघट करके रहती हो। अगर यह ना करती तो पता चल जाता ना कि आग लग रही है पीछे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो घूंघट में रहना है। तुम्हारी माँ ने संस्कार दिए हैं, वो थोड़ी ना छोड़ोगी तुम। मुझे माफ कर दीजिए कालू जी, मुझे पता चल गया है। अगर मैं घूंघट नहीं करे रहती तो मुझे पता चल जाता कि आग लग गई है, लेकिन घूंघट किए हुआ था तो पता नहीं चला। अब से मैं कभी घूंघट नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से टुनी ने घूंघट करना छोड़ दिया। डायरेक्टर बबलू अपनी हीरोइन पीलू और अपने पक्षी ग्रुप के साथ जंगल आता है। पीलू चिड़िया अपनी डायरेक्टर से कहती है, अरे डायरेक्टर साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था इस हॉरर फिल्म का शूटिंग कहीं और करो। यहाँ पे कितना पोल्यूशन है, मेरी स्किन यहाँ पे खराब हो जाएगी। मैडम, ये जगह हमारी शूटिंग के लिए सबसे अच्छी है। इस फिल्म की स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर डरावनी फीलिंग आएगी, लेकिन अभी भी हमें हमारा हीरो नहीं मिला है। तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स ऑडिशन देने के लिए डायरेक्टर के पास आते हैं। उस भीड़ में कालू कौवा भी ऑडिशन देने के लिए आता है। एक एक करके सभी अपने ऑडिशन देते हैं। सबकी बारी होने के बाद कालू कौवे की बारी आती है। कालू कौवा डायरेक्टर को कुछ एक्टिंग करके दिखाता है। तभी पीलू की नजर कालू पर पड़ती है। पीलू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे ये चंपू काला कौवा यहाँ कैसे आ गया? कितना बदसूरत है, बड़ा आया हीरो बनने। कोई भी आ जाता है हीरो बनने के लिए। सुनो डायरेक्टर, अगर आपने इसको हीरो बनाया मैं ये फिल्म छोड़ दूंगी। डायरेक्टर कालू को एक्टिंग करने के लिए मना कर देता है। कालू डायरेक्टर से कहता है, साहब एक मौका तो दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। लेकिन डायरेक्टर उसे धक्के मार के सेट से बाहर निकाल देता है। कालू कौवा ये सदमा झेल नहीं पाता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद पीलू और डायरेक्टर को मिंटू नाम का एक कबूतर मिल जाता है हीरो की रोल के लिए। रात को शूटिंग शुरू होती है। हीरो और हीरोइन तैयार खड़े रहते हैं और डायरेक्टर उनको एक्शन का निर्देश देता है। कैमरा एक्शन। पीलू चिड़िया अपनी डायलॉग बोल रही होती है, सुनिए जी, मुझे अभी के अभी हीरो का हार चाहिए। तभी उसकी आवाज सुनकर कालू कौवे की आत्मा जग जाती है। शूटिंग कर रही है ये हीरोइन, मैं भी देखता हूँ, मुझे भी एक्टिंग करनी है। जब कालू पीलू और बबलू को देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। ये तो वही फिल्म है जिससे मुझे इस डायरेक्टर ने और पीलू हीरोइन ने धक्के मार कर निकाला था और उसकी वजह से मेरी मौत हो गई थी। अब मैं इन्हें देखता हूँ। कालू की आत्मा मिंटू के शरीर में घुस जाती है। मिंटू की आंखें लाल हो जाती है और वो पीलू से गुस्से से कहता है, मक्कार चिड़िया, तू अपने आप को समझती क्या है? बिना मेकअप के तू बिल्कुल डायन दिखती है। तेरे बेइज्जती करने के कारण मैं मर गया था। मैं अपनी एक्टिंग के लिए तेरे आगे कितना गिड़गिड़ाया, भीख मांगा। मैं तेरा कितना बड़ा फैन था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। पीलू चिड़िया ये देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाती है, बचाओ बचाओ मुझे, मिंटू कबूतर से मुझे बचाओ, मिंटू मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? पीलू बबलू को आवाज देती है, डायरेक्टर साहब बचाइए मुझे। बबलू उसे कहता है, अरे लगता है पीलू मैडम कालू कौवे की आत्मा इसके अंदर आ गई है। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पीलू कहती है, सुनो कालू, तुम मेरे साथ काम करना चाहते थे, मैं तुम्हारी हीरोइन बनने के लिए तैयार हूँ। चलो अब इस फिल्म में एक्टिंग करते हैं। कालू ये बात सुनकर खुश हो जाता है और वो बबलू से कहता है, डायरेक्टर जल्दी से लाइट कैमरा एक्शन बोल। डर के मारे बबलू वही करता है। अब कालू कौवा पीलू चिड़िया के साथ एक्टिंग करता है।
वो डांस करता है, बहुत से डायलॉग बोलता है। फिर इस तरह वो फिल्म पूरी हो जाती है और एक बहुत बड़ी हिट हो जाती है। फिर पीलू कालू की आत्मा से कहती है, कालू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें एक्टिंग करने नहीं दी और तुम्हारी बहुत बेइज्जती करी। मैं बहुत घमंडी हो गई थी, इसकी वजह से तुम्हारी जान गई। अब मैं कभी किसी की बेइज्जती नहीं करूंगी और तुम्हें मैं हमेशा याद रखूंगी। पीलू चिड़िया, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है। मेरा एक्टिंग करने का सपना पूरा हो गया है। अब मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवे की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है।